तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स में आज जो है लास्ट टॉपिक है। देखो हेमेटिनिक्स, एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट्स हमने देख लिया। आज है थ्रोम्बोलिटिक। थ्रोम्बोलिटिक मतलब थ्रोम्बस मतलब कोई क्लॉट है, ये क्या है, प्लेटलेट्स हैं, इसको फाइब्रिन ने क्या किया, कवर करके रखा, मींस ये थ्रोम्बस बन गया है। अब इस थ्रोम्बस को जो ड्रग ब्रेक कर दे फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स, मींस थ्रोम्बस को ब्रेक करने वाली ड्रग्स। ठीक, अब भाई ये थ्रोम्बस कैसे, देखो ध्यान से, मान लिया ये आपकी ब्लड वेसल है, क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल होती है ना। तो जो ब्लड वेसल है इसमें क्या है, मान लिया जैसे सपोज करो हाइपर, एक केस ले लो सिंपल सा, हाइपरलिपिडीमिया हो गया है ना, या एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एथरोमा आज जम गया। अब ब्लड को जो बहने के लिए जो जगह चाहिए, जो इतनी जगह मिल रही थी, ये जगह हो गई कम। अब यहां पे धीरे धीरे करके किसी भी रीजन से, XYZ रीजन से थोड़ी थोड़ी करके प्लेटलेट्स का जमावड़ा शुरू हो गया। प्लेटलेट्स का जमावड़ा तक तो ठीक है ना, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स बह रही, जमावड़ा शुरू हो गया। और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है उसको आप मान लो कि धागा है, क्या है, थ्रेड है। जैसे थैली देखी होगी, मार्केट गए होगे तो मार्केट में अक्सर जो है इस तरह की थैली देते हैं। थैली के अंदर मीन्स जिससे हवा वगैरह जा सके, खासकर सब्जी मार्केट में जाओ, जैसे मॉल वगैरह में सब्जी वगैरह आप लेते हो, फ्रूट्स वगैरह लेते हो, तो वो जालीदार जो थैली देते हैं उसको समझ लो कि वो फाइब्रिन है ना, फाइब्रिनोजन। अब उसके अंदर प्लेटलेट्स अगर इकट्ठा हो गई तो वो एक साथ गठरी जो बन गई उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। अब ये थ्रोम्बस कहीं भी जाएगा तो क्या होगा, मान लिया थ्रोम्बस बन गया तो अब आगे ब्लड सफिशिएंट नहीं जा पा रहा है। जब ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले इस्चीमिक कंडीशन आ जाएगी, इस्चीमिया हो जाएगा, फिर भी ठीक नहीं हुआ, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया है ना, फिर क्या होगा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, राइट। धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। तो ये थ्रोम्बस अगर बन गया बॉडी के अंदर, मींस किसी भी ब्लड वेसल के अंदर, तो समस्या गंभीर हो जाती है। ब्लड का जो सर्कुलेशन का जो रास्ता है वो रुक जाता है। भाई आपको कहीं जाना है, आप किससे जाओगे, रोड से जाओगे है ना। रोड में अगर बीच में बड़े से पत्थर पड़ जाएं तो क्या आप पहुंच पाओगे सब वहां तक, नहीं पहुंच पाओगे। क्या करोगे, पैदल जाओगे। अब पैदल जो पहुंचना है, पता लगा 200 किलोमीटर, कैसे पहुंचोगे। ठीक उसी तरीके से ब्लड है, जा रहा है, ब्लड वेसल क्या है, एक तरह का हाईवे है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। अब उसमें पत्थर, ये जो थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस का पत्थर आ गया सपोज करो, तो अब जिस फ्लो से जाना चाहिए, जिस स्पीड से ब्लड, उस स्पीड से नहीं पहुंच पा रहा है। जितने अमाउंट में जाना चाहिए उतने अमाउंट में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से सेल्स को जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स सेल्स को नहीं मिल पाती हैं। नहीं मिल पाएंगी तो कमी हो जाएगी। कमी क्या, ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं हो गई तो इस्चीमिया हो गया। उसके बाद क्या होगा, भाई आपका हार्ट कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर होने लगेगा। फिर पेन हो, मींस जो है अब हार्ट को काम तो पूरा करना है, कोरोनरी मसल्स जो है ब्लड की, जो हार्ट मसल्स हैं उनको ब्लड सफिशिएंट नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन सही नहीं दे पा रहा है, तो मसल्स वीक हो जाएंगी, शॉक लगने लगेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, न्यूरॉन्स डेड होने शुरू हो जाएंगे, एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा, कार्डियक फेलियर हो सकता है ना। तो इतनी चीजें सोचो। अब इसी थ्रोम्बस को जो ड्रग क्या कर दें, जो ड्रग तोड़ दें, विस्फोट कर दें है ना, तोड़ के टुकड़ों में, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग। फिर इसी को हम बोलते हैं फाइब्रिनोलिटिक। फाइब्रिनो, भाई ये क्या है, ये जो थैली थी मार्केट की, ये क्या है, ये फाइब्रिन ही तो है। अब ये जो ड्रग होती है क्या करती हैं, इसका इधर से तोड़ दिया है ना, इधर से तोड़ दिया, इधर से तोड़ दिया, इधर से तोड़ दिया, जगह जगह से कट लगा के इसके फाइब्रिन को तोड़ देती, इसके धागों को तोड़ देती, जिससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल, जो आपकी जो प्लेटलेट्स हैं जिन्होंने एक जगह थ्रोम्बस बना रखा है, वो धीरे धीरे करके रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और फिर से ब्लड अपने तरीके से बहना शुरू हो जाएगा। बड़ा सा पत्थर है, आप में ताकत नहीं कि उठा के दूसरी जगह रख पाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसको तोड़ा तो जा सकता है, तोड़ तोड़ के उसको हटा दो। जैसे लोग पहाड़ तोड़ते हैं, सारा पहाड़ थोड़ी उठा के दूसरी जगह रख दिए, पहाड़ को तोड़ा जाता है, तोड़ तोड़ के उससे रास्ता बनाया जाता है। बिहार में एक थे जीतन राम मांझी करके है ना,
क्या नाम था, दशरथ मांझी, उन पे मूवी भी बनी थी। उन्होंने क्या किया था, पहाड़ थोड़ा थोड़ा करके पहाड़ तोड़ा था बिना किसी की मदद के, राइट। तो कहने का मतलब ये जो थ्रोम्बस होता है, ये थ्रोम्बस को ब्रेक करने का काम जो ड्रग्स करती है उनको बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक ड्रग। फाइब्रिन को ब्रेक करने का काम जो करते हैं उन्हें बोलते हैं फाइब्रिनोलिटिक। अल्टीमेटली चाहे फाइब्रिन को ब्रेक करो, थ्रोम्बस को ब्रेक करो, अल्टीमेटली ये जो थ्रोम्बस है ये ब्रेक होगा, और जो भी ब्रेक करती है उसको हम थ्रोम्बोलिटिक या फाइब्रिनोलिटिक ड्रग बोलते हैं, राइट। फाइब्रिनोलिसिस की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फाइब्रिनोलिसिस क्या होता है, डिजोल्यूशन ऑफ क्लॉट। क्लॉट जो बन गया है उसको डिसॉल्व करने का काम, इसको बोलते हैं फाइब्रिनोलिसिस। अकर्स एज फॉलो, कैसे होगा, तो देखो उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कैसे काम होता है। तो देखो ये जो प्लाज्मिनोजन है, ध्यान से देखो, ये एक इक्वेशन है, ये प्लाज्मिनोजन है, ये प्लाज्मा में फ्लो होता रहता है। कैसे, ये इनएक्टिव रहता है। किस तरीके से रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिवेट किया जाता है। इसमें टिश्यू एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, टिश्यू एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, और वही काम ये हमारी फाइब्रिनोलिटिक ड्रग्स करती हैं। ये जो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स या फाइब्रिनोलिटिक ड्रग है, ये इसी प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कर देती हैं, और इसका जो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिन। और जब ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या ये क्लॉट डिसॉल्व करने में, क्लॉट को डिग्रेड कर देता है, क्लॉट को तोड़ देता है, बात समझे, तो क्लॉट को तोड़ देता है, तोड़ने का काम करता है प्लाज्मिन। प्लाज्मा में हर वक्त ये प्रेजेंट है लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, उस इनएक्टिवेटेड फॉर्म को बोलते हैं प्लाज्मिनोजन। जब टिश्यू एक्टिवेटिंग फैक्टर, जब इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, जो कि फाइब्रिनोलिटिक ड्रग एक्टिवेट कर देती है, तो ये क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, ठीक। तो प्लाज्मिनोजन इज इनएक्टिव प्रिकर्सर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मिनोजन कहां, ये इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है, किसका होता है, प्लाज्मिन का होता है। कहां प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। It is converted to plasmin by the activator substance in the blood and tissue। blood and tissue में जो एक्टिवेटर फैक्टर होते हैं वो इसको एक्टिवेट करते हैं। प्लाज्मिन क्या करता है, ब्रेक डाउन द क्लॉट। अगर प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो गया तो ये क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के लिए सफिशिएंट होता है। अब फाइब्रिनोलिसिस समझ में आ गई, क्लॉट को डिसॉल्व कैसे करते हैं ना, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में, और प्लाज्मिन जब कन्वर्ट हो गया तो क्लॉट को डिसॉल्व, इसको बोलते हैं फाइब्रिनोलिसिस। अब फाइब्रिनोलिटिक एजेंट की बात करें, जितने भी एजेंट फाइब्रिनोलिटिक एजेंट करंटली इन यूज्ड एज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट, किस पे एक्ट करते हैं, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की तरह। प्लाज्मिनोजन चाहे डायरेक्ट एक्ट करे या इनडायरेक्ट एक्ट करे, वो काम तभी कर पाएंगे जब प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि प्लाज्मिन ही आपके थ्रोम्बस को या क्लॉट को क्या करेगा, तोड़ेगा, डिसॉल्व करेगा। तो प्लाज्मिनोजन को तो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जितनी भी ड्रग्स है चाहे डायरेक्ट एक्टिवेट करे या इनडायरेक्ट एक्टिवेट करे, ओके। इट प्रोड्यूस लिसिस ऑफ द ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट। फाइब्रिनोलिटिक ड्रग जो ऑलरेडी क्लॉट बन गया है उसकी लिसिस करने में मदद करते हैं। दे आर क्यूरेटिव रदर देन द प्रोफाइलैक्टिक एजेंट। ये क्योर करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस नहीं करते, प्रिवेंशन नहीं करते, बचाते नहीं हैं। तो ये तब दिए जाते हैं जब क्लॉट बन जाते हैं, है ना। इंसिडेंस ऑफ द ब्लीडिंग इज हाई विद द इंट्रावेनस इंजेक्शन इन जनरल। अब किसी को अगर दिया गया तो क्लॉटिंग नहीं होगी उसमें, अब क्लॉटिंग नहीं होगी इंट्रावेनस इंजेक्शन, तो क्या हो सकता है, मे बी की ब्लीडिंग चालू हो जाए पेशेंट में। वेनस थ्रोम्बाई आर लाइज्ड इजिली देन द आर्टेरियल थ्रोम्बाई। थ्रोम्बाई मतलब थ्रोम्बस, है ना, जो थ्रोम्बस बन जाता है, जो क्लॉट बन जाता है, उसी को हम थ्रोम्बस या थ्रोम्बी बोलते हैं। तो ये बता रहे हैं, बुक्स कहते हैं कि वेनस में आसानी से टूट जाता है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज, ठीक। दे कैन बी इंजेक्टेड। ये फाइब्रिनोलिटिक या थ्रोम्बोलिटिक एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है इंट्रा आर्टेरियल बाय डोज की क्लोज टू थ्रोम्बस। आर्टरी में जहां पे भी थ्रोम्बस बना हुआ होता है, क्लॉट का जमावड़ा हो जाता है, उस जगह के बिल्कुल पास एडजेसेंट पोजीशन पे, जैसे लोकल एनेस्थेटिक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में देते हैं, तो उसको क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए उसी के पास में इंजेक्शन लगाया जाता है। मींस लोकलाइज्ड इफेक्ट इससे होता है ना। फिर अगर जनरलाइज्ड इफेक्ट चाहिए मल्टीपल थ्रोम्बी के लिए, तो इंट्रावेनसली, जनरलाइज्ड इफेक्ट के लिए मल्टीपल थ्रोम्बी के पास में। मींस लोकलाइज्ड अगर कोई एक थ्रोम्बस है तो लोकलाइज्ड उसी के बगल में इंजेक्शन दे दो,
और मल्टीपल्स हो गए तो उसके लिए दूसरे इंजेक्शंस आते हैं जो जनरलाइज्ड फॉर्म में थ्रोम्बी को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, राइट। फिर थ्रोम्बोलिटिक ड्रग, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बाकी मैं एप्लीकेशन पे पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने बताया ना, जो भी रिसेंट के टॉपिक मैं एप्लीकेशन पे अपलोड करता हूं उसकी पीडीएफ अपलोड करता जाता हूं, तो आप लोग चेक कर सकते हो। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स की बात करें, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा, विच फॉर्म द क्लीव प्रोडक्ट कॉल्ड द प्लाज्मिन। तो प्लाज्मिन इसका एक्टिवेटेड फैक्टर है। तो प्लाज्मिन इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम दैट द कैपेबल ब्रेकिंग द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द फाइब्रिन मॉलिक्यूल। भाई जो थैली है ये क्या है? ये क्रॉस लिंकिंग जो इस तरह के बनी हुई होती है, क्रॉस लिंकिंग काहे की बनी हुई होती है? ये फाइब्रिन की बनी हुई होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक तरह की पेप्टाइड बॉन्ड्स कह सकते हो। तो ये जो प्लाज्मिन है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। ये एक एक थ्रेड को चूहे की तरह काटता जाता है और फाइनली जो है हमारे जो भी इसमें प्लेटलेट्स जो पकड़ जाते हैं, जिनके क्लॉट बन जाता है, वो सब रिलीज हो जाते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ये क्या फाइब्रिनोलिटिक एंजाइम है। थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम क्या है? जो विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड क्लॉट, है ना। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी फाइब्रिन प्रोवाइड कराते हैं और उस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को क्या है, ये क्लॉट को ब्रेक कर देता है। बिकॉज दीज एक्शन द थ्रोम्बोलिटिक ड्रग आर कॉल्ड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। हमने कहा ना, जितनी भी फाइब्रोलिटिक एजेंट है या थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, इनको हम प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी बोलते हैं या फाइब्रिनोलिटिक ड्रग भी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, एक्शन तभी होगा जब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होकर प्लाज्मिन बनेगा, तभी प्लाज्मिन क्लॉट को डिसॉल्व करेगा। ठीक है, एक्शन कैसे? देखो सिंपल सा, प्लाज्मिनोजन हुआ, ठीक, प्लाज्मा में है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कौन हो गए? आपके थ्रोम्बोलिटिक या फाइब्रिनोलिटिक ड्रग हो गए। ये क्या करेंगे? प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेंगे और प्लाज्मिन क्या करेगा? फाइब्रिन को जो होता है उसको डिग्रेड करना शुरू कर देगा। जैसे डिग्रेड हो जाएगा, क्लॉट का डिजोल्यूशन हो जाएगा। क्लासिफिकेशन की बात करें, दो तरह से याद कर सकते हो। सिंपली ड्रग का नाम लिख दो, स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना, एल्टेप्लेज, यूरोकाइनेज, रेटेप्लेज और टेनेक्टेप्लेज। एक तो सिंपल इस तरह से लिख सकते हो। ज्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो दो तरह के कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है फाइब्रिन स्पेसिफिक, फाइब्रिन स्पेसिफिक, एक नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक। ठीक है, जो फाइब्रिन स्पेसिफिक होता है वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर पे डिपेंड करता है। फाइब्रिन स्पेसिफिक जो ड्रग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और नॉन फाइब्रिन को ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनको नहीं बोलते हैं, ये नॉन फाइब्रिन पे डिपेंड करती है, मींस इसमें फाइब्रिन से कोई लेना देना नहीं। एग्जांपल एल्टेप्लेस, इसमें जितनी भी ड्रग्स है फाइब्रिन स्पेसिफिक, इनके लास्ट में प्लेस जरूर लगा रहता है, ध्यान रहे, यही पहचान है। एल्टेप्लेस, रेटेप्लेस, टेनेक्प्लेस, ठीक, ये हो गई फाइब्रिन। और नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक कौन सी? एंटी स्ट्रेप्टेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसको सिंपली भी लिख सकते हो, जिस तरह चॉइस योर्स है ना, कोई भी चॉइस लिखो, दोनों सही है। फाइब्रिन स्पेसिफिक ड्रग क्या होती है? फाइब्रिन स्पेसिफिक ड्रग मींस क्लॉट स्पेसिफिक होती है, जिस तरह का क्लॉट हो उस तरह की ड्रग। रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, ये ब्लीडिंग के रिस्क को रिड्यूस करती है। नॉन एंटीजेनिक, डिग्रेड मेनली फाइब्रिन क्लॉट, ये फाइब्रिन से बने हुए क्लॉट के लिए ये स्पेसिफिक है। ठीक, नॉन स्पेसिफिक वाले वो किसी भी उसको, वंस दे बाइंड टू फाइब्रिन देयर एक्टिविटी इनहेंस्ड, ये फाइब्रिन के साथ बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद उसको डिसॉल्व करती है। मोर सेलेक्टिव इन एक्शन क्लॉट और द फाइब्रिनोलिटिक ड्रग या फाइब्रिन स्पेसिफिक, क्लॉट स्पेसिफिक या फाइब्रिन स्पेसिफिक। लेस सिस्टमिक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन, ये लेस सिस्टमिक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की तरह काम करती हैं। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बहुत कम होती है। एग्जांपल मैंने बताया ना, प्लेस लगा दो, एल्टेप्लेस, रेटेप्लेस और टेनेक्टप्लेस। ठीक है, तो ये याद करने के लिए प्लेस याद रहे। नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक मींस ये प्लाज्मिनोजन एक्टिव प्लाज्मिनोजन बाउंड क्लॉट, जो प्लाज्मिनोजन बाउंड क्लॉट होते हैं जिनको प्लाज्मिन जो है डिसॉल्व कर देता है। सरफेस सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन ऑफ द ब्लड, ये उस पर डिपेंड करती है। ये डिग्रेड कर देता है फाइब्रिन के क्लॉट को, एज वेल एज फाइब्रिनोजन एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन को भी ये डिग्रेड कर देते हैं। लेस सेलेक्टिव एक्शन होता है। सेलेक्टिव एक्शन मींस ये काम करेंगे तो सबको, अच्छे और बुरे जो क्लॉट होंगे उन सबको डिसॉल्व कर देंगे, है ना। मींस अच्छा बुरा जो भी उस तरह का फाइब्रिन बॉन्ड होगा वो सबको ब्रेक कर देगा, मींस सेलेक्टिविटी नहीं है भाई। जैसे नॉन सेलेक्टिव अल्फा
या अल्फा 1 बीटा 1 कह सकते हो। सेलेक्टिव अल्फा 1 कह सकते हो जो खाली अल्फा रिसेप्टर पे काम करेगा। नॉन सेलेक्टिव का मतलब जो अल्फा बीटा दोनों पे काम करेगा। ठीक उसी तरीके से ये नॉन सेलेक्टिव, इसकी सिलेक्टिविटी नहीं है कहीं भी। ये नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलिटिक मींस थ्रोम्बस दिखा ये डिसॉल्व कर देगा। मोर रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग, जो स्पेसिफिक था वो पता है कि इसी क्लॉट को डिसॉल्व करना है, सीधा उसी पे गोली मारेगा। यहां नॉन स्पेसिफिक है, यहां पे ब्लीडिंग का खतरा ज्यादा है। एग्जाम्पल में क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एनी स्ट्रेपलेस और यूरोकाइनेस, है ना। तो ये आपके स्पेसिफिक नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है। बात करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस के, जिसको रिप्रेजेंट STK से भी किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट फाइब्रिनोलिटिक ड्रग विच इज यूज्ड एज द क्लिनिकली, पहली ड्रग है जो फाइब्रिनोलिटिक एजेंट की तरह इस्तेमाल की गई है। स्ट्रेप्टोकाइनेस is inactive as such but combines with the circulating plasminogen molecule to form the activator complex which generate the active plasma enzyme। क्या होता है, ये जो प्लाज्मिनोजन है ये प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में ट्रेवल करता रहता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, इसको जब इसके साथ बाइंड करता है, किसके साथ, प्लाज्मिनोजन के साथ जब बाइंड करता है तो बना लेता है स्ट्रेप्टोकाइनेस प्लाज्मिनोजन कॉम्प्लेक्स, और ये इसको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करेगा तो क्या करेगा, जो प्लाज्मा में प्लाज्मिनोजन पड़ा है उस प्लाज्मिनोजन को ये किसमें, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। और जब प्लाज्मिन बन जाएगा तो फिर क्या होगा, जो फाइब्रिन है ये प्लाज्मिन इसको डिग्रेड करना शुरू कर देगा और फाइब्रिन का डिग्रेडेशन चालू हो जाएगा और रिजल्ट में डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस है ये काम करता है। ओके, तो STK नॉन स्पेसिफिक, नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक है, एक्टिवेट बोथ सर्कुलेटिंग एज वेल एज फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन, दोनों को ये एक्टिवेट कर लेता है, जो सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन है और ब्लड प्लाज्मिनोजन बाउंड प्लाज्मिनोजन है, दोनों को। स्ट्रेप्टोकाइनेस इज द बैक्टीरियल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाई, ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेस कहां से मिलता है, सिंथेसाइज कहां होता है, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक होता है, ये डिग्रेड करता है फाइब्रिन क्लॉट को एज वेल एज फाइब्रिनोजन अदर प्लाज्मा प्रोटीन को। हमने कहा ना ये नॉन स्पेसिफिक है, कहीं भी प्लाज्मा प्रोटीन मिलेगा, कहीं भी क्लॉट मिलेगा, तो सेलेक्टिविटी नहीं है। जो सेलेक्टिव होते हैं उनको स्पेसिफिक क्लॉट बता दिया गया, पहचानवा दिया गया कि आपको इसी पे अटैक करना है, यहां पे वो केस नहीं हो पाता। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो T12 कितना, लेस देन 20 मिनट में ये निकल जाता है ना। गिव द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की बात करें तो 2,50,000 यूनिट या फिर कह सकते हो कितना, 1 लाख यूनिट पर आवर 24 से 72 घंटे तक लगातार दिया जाता है। लीस्ट एक्सपेंसिव होता है एमंग अदर, बाकी जितने भी हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, एक्सपेंसिव कम होता है वेनस और आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के लिए। मींस वेन्स में आपके या आर्टरीज में थ्रोम्बस या क्लॉट बन जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरोकाइनेस की बात करें, ह्यूमन एंजाइम होता है, ध्यान रहे कौन सा, ये ह्यूमन एंजाइम है। सिंथेसाइज कहां होता है, किडनी, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर यूरिन और द कल्चर ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल्स। यहां से ये कल्चर करके निकाला जाता है, मींस यहां से ये सिंथेसाइज किया जाता है। डायरेक्ट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का काम करता है। गिवन बाय द आईवी रूट से, आईवी इन्फ्यूजन से कितना, 3 लाख यूनिट ओवर द 10 मिनट, 10 मिनट में, है ना, या फिर 3 लाख पर आवर फॉर 12 बार्स। मींस धीरे धीरे करके इसकी डोज घटाते जाते, पहले 1 घंटे में जितना 10 मिनट में देते हैं, बाद में ये 1 घंटे पे देते हैं, 12 घंटे, फिर धीरे धीरे 12 घंटे के बाद फिर से इसका जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर देते हैं। ओके, हैज द एलिमिनेशन, 12 से 20 मिनट में ये एलिमिनेट हो जाता है। यूज द लाइसिस एक्यूट मैसिव पल्मोनरी इम्बोलिज्म, देखो यहां पे टर्म आया है इम्बोलिज्म। अब ये इम्बोलिज्म क्या होता है, हमने तो थ्रोम्बस देखा था, देखो ये जो थ्रोम्बस है ना, बड़ा सा क्लॉट, अब इसको जब तोड़ दिया जाएगा तो तोड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े जाएंगे और पतली पतली वेसल्स के अंदर अगर फंस जाते हैं थ्रोम्बस के टुकड़े, वहां पे वो जाके जमावड़ा बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इम्बोलिज्म। मींस बड़ा क्लॉट को थ्रोम्बस
और थ्रोम्बस के जो टुकड़े होते हैं वो कहीं फंस जाते हैं तो उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। तो कहीं पे भी मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो वहां पे ट्रीटमेंट के लिए यूरोकाइनेस का इस्तेमाल करते हैं। नो एनाफाइलेक्टिक इफेक्ट, क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमन एंजाइम है। डिसएडवांटेज, मिनिमल फाइब्रिन स्पेसिफिसिटी, राइट। सिस्टमिक लाइसिस एक्ट अपॉन द फाइब्रिन बाउंड सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन, राइट। फिर एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा, इसीलिए बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरोकाइनेज की स्पेसिफिसिटी जो है कम होती है, ठीक है। ऑल रिकॉम्बिनेंट कैसे निकले? टिश्यू प्लाज्मिनोजन दूसरा क्या है? अब ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की बात करते हैं जो दूसरी कैटेगरी थी। ऑल रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन जितने भी हैं कहां से मिलते हैं? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको पहचानते कैसे? सफिक्स में प्लेस लग जाता है, जैसे एल्टे प्लेस, रेटे प्लेस, टेनेक्टे प्लेस, है ना। तो इस तरीके से इसकी पहचान होती है। एंटी स्ट्रेप्टोलोलेस से जो है इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एंटी स्ट्रेप्लेस से कंफ्यूज नहीं होना, ये दूसरी चीज होती है। मैकेनिज्म क्या है? एक्टिवेट होता है फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन, फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन रेदर देन द फ्री प्लाज्मिनोजन। जो प्लाज्मा में फ्री घूम रहा है ये उसके साथ बाइंड नहीं करता, है ना। ये स्पेसिफिक किसके साथ? फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन के साथ बाइंड करता है। देयर एक्शन इनहेंस प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिन। अगर फाइब्रिन बन जाता है, इनसॉल्युबल जो होता है ये बन जाता है, मींस क्लॉट बन गया और ये फाइब्रिन ने इसके अंदर क्या ब्लड वेसल्स, ये क्या थ्रोम्बस बन गया। अब इसके साथ ये कंबाइंड करता है, कंबाइंड करके इसको ब्रेक करता है। बाइंड फाइब्रिन इन द थ्रोम्बस। जो थ्रोम्बस है ये किसमें? फाइब्रिन से चारों तरफ जो प्रोटीन के जो थ्रेड्स है उससे कनेक्टेड है। कन्वर्ट इंट्रैप्ड प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। जो इसके अंदर इंट्रैप्ड प्लाज्मिनोजन है उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही प्लाज्मिन में कन्वर्ट हुआ, हमने कहा ना कि प्लाज्मिनोजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कई बार पहले प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हो, कई बार फाइब्रिन के साथ ये जो थ्रोम्बस इसके साथ बाइंड करके, यहां पे क्या है इस केस में, इस थ्रोम्बस के साथ इसकी बाइंडिंग हो रही है। बाइंडिंग जैसे होती वैसे ही प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट हो जाता है और प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होने के बाद वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अगर प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो गया फाइनली तो फिर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई, मींस अब क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, इंडिकेशन की बात करें कब दे सकते हो? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन किसी को हो, एसटी सेगमेंट, QRST सुना है ना, QRST जो इस तरीके से ना, तो एसटी सेगमेंट जब काफी एलिवेट हो जाता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की कंडीशन आ जाती है। ठीक, इस्चेमिक स्ट्रोक पड़ता है, पेरिफेरल आर्टरी ऑक्लूजन हो जाता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म हो जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। तो वहां पे ऐसी दवा का इस्तेमाल, मींस कहीं पे भी क्लॉट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे क्लॉट डिसोल्यूटिंग एजेंट, जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक या फाइब्रिनोलिटिक एजेंट बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स की, तो एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अगर किसी को है तो नहीं दे सकते। सेरेब्रल हेमोरेजिक स्ट्रोक अगर किसी को आता है तो ये दवा नहीं दे सकते। इंट्राक्रैनियल ट्रामा हुआ है अगर किसी के क्रैनियम में तो भी इस दवा को नहीं दे सकते। किसी की मेजर सर्जरी 2 हफ्ते के अंदर हुई हो तब भी इसको नहीं देना। किसी को एक्टिव पेप्टिक अल्सर है तो भी इस ड्रग को नहीं दे सकते। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो भी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते ऐसे पेशेंट पे। इसी के साथ ये कंप्लीट चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।